इन दिनों मेरे देवर को नई थी नौकरी मिली थी। दीगर मुराद के साथ एक जीप भी मिली। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की को बेबसी के आलम में खड़े देखा। वो कई रिक्शों को रुकने का इशारा कर चुकी थी, मगर किसी ने भी इस लड़की को दरखोर एतना न जाना। इस वक्त ट्रक सत रफ्तारी से रवां थी। अख्तर भी बहुत आहिस्तगी से जीप चला रहा था। जब ऐन लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों न इस रश में फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोक कर कहा कि आओ, आपको जहां जाना है पहुंचा दूं। इस वक्त वो लड़की चलते ट्रैक के दरमियान फंसी हुई सख्त परेशान बल्कि हवास बाख्ता थी। दोपहर की तपती धूप में पीने से नहा चुकी थी। अख्तर की पेशकश पर ज्यादा गेबर आए। जी नहीं, शुक्रिया, उसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं। मेरी गाड़ी है, जो नंबर प्लेट लगी है इसको देखकर अंदाजा कर लो। इस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़की ने जीप का जायजा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वो झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफर बातों से पता चला कि वो उंटर की तालबा है। रोज किली के साथ इसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेले ही आना पड़ा। इत्तेफाक ये कि जिस जगह दूर बहती थी वहां करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने इसको इसके घर के करीब अनारे तो अपन कार्ड भी इसे थमा दिया, जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है। लड़की ने मुस्कुरा कर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि उसने तो लड़की को अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन इसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फोन की घंटी भी। फोन अख्तर ने उठाया। पूछा कौन? जवाब मिला, वही दोपहर वाली। नाम तो बुतो कहिए हमारी, इसने बताया। इसके बाद 2-15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। इसके बाद ये मामूल हो गया कि मारिया अख्तर को शाम को रोज फोन करती और इसे भी इस लड़की के फोन का इंतजार रहता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा है। तभी मैंने लड़की का अता पता मालूम किया। मालूम हुआ कि ववाई कॉलेज में पढ़ती है, जहां मैं पर ऑफिसर थी। चूंकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में पढ़ाती थी, तभी मेरी इस मुठभेड़ नहीं होती थी। मैंने अख्तर से बात की कि ये जो तुम्हारा फोन पर लड़की से सिलसिला चल है, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? उसने कहा, भाई मीर अम्मारा से शादी का इरादा है। इसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राजी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, अख्तर बोला, मगर भाई आप जो हैं आप मदद कुर्रीनी की। पहले लड़की से पूछ लो, देखो वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ अख्तर और मारिया के फ़ोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते रहे, लेकिन ये दोनों मुसलसल राबित हमें थे। एक रोज़ अख्तर को मैंने काफ़ी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि मारिया ने इसको फ़ोन पर बताया था कि इसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तो ठीक नहीं हो रहा। लगता है इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा उसको शिफा दे। तब परेशान होकर वो बोली, असल में डॉक्टर ने मारिया के मामू को ये मशवरा दिया है कि वो बेटे की शादी कर दें, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मारिया के मामू अपनी बहन और बहनोई से कामरान के लिए इनकी बीनी का रिश्ता मांग रहे हैं। मारिया का रिश्ता? जी भाई, बहार पर का रिश्ता मांग रहे हैं। तभी इसने परेशान होकर मुझे फ़ोन किया है। अख्तर से ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई। अगर शादी के बाद भी कामरान ठीक ना हो तब तो मारिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। इस दिन के बाद मीर ओलिवर काफी परेशान रहने लगा। तब मैंने अख्तर को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सास-ससुर को एतमाद में लिया। अख्तर और मारिया के रिश्ते के लिए उनको राजी कर लिया। मारिया को अपनी शागिर्द बताया और मना लिया कि वो जल्द अज जल्द इसका रिश्ता तलब करने मारिया के वालिदैन के पास उनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं मारिया के घर गई। इसके घर वाले बहुत खुश इखलाकी से मिले। रिश्ता के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूँ लगता था ऐसे उन्होंने हमको पसंद कर लिया है। मुझे तो यकीन हो गया कि मार पे अब मेरे देवर की दुल्हन बनने वाली है। वो खूबसूरत थी,
गुफ्तगू से अच्छी थी। इसका तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने इसकी क्लास टीचर से मारिया के बारे में मालूमात ली तो उन्होंने भी इस बच्ची की तारीफ की थी। मारिया का बाप एक ऑफिसर पोस्ट पर था, पर पढ़े लिखे लोग थे और खुशहाल घराना था। सिर्फ उसकी वालिदा ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, बाकी तमाम फैमिली तालीम याफ्ता थी। मैं दूसरे तीसरे रोज़ मारिया की उम्मी को फ़ोन करती थी। अख्तर के लिए इंतज़ार के दिन क़यामत के थे, क्योंकि लड़की के घर अब भी सलाह मशवरे हो रहे थे। घर वाले सोच रहे थे कि वो अख्तर का रिश्ता कबूल करे या ना करे, क्योंकि हम बिल्कुल गैर लोग थे। उधर लड़की का मामू मुमानी जोर लगा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। आखिर इन लोगों की फतह हुई और अपने बेटे के लिए भाई का रिश्ता लेने में कामयाब हो गए, जबकि लड़की इस रिश्ते पर कतई राजी ना थी। भला ऐसे लड़के से कौन लड़की खुशी से शादी करती जूद अपनी तौर पर नॉर्मल ना हो। जब अख्तर ने सुना कि मारिया के वालिदैन ने उसका रिश्ता कामरान से लेकर दिया है तो वो पछाड़ खाकर दीवार से जा लगा। मैं और उम्मी जान भी अख्तर को अफसुर्दा देखकर तुम सुनते। अलिफादेर मारिया की ये हालत थी कि मुर्दा ही बिस्तर पर पड़ गई थी, जैसे किसी ने इसकी जान निकाल ली हो। इसके वालिदैन को इल्म ही ना था कि उनकी बीनी अख्तर को पसंद करती है। ये सारा किया धुरा तवास की कम अक्ल माँ का था, जिसने भाई की मोहब्बत में इसकी इल्तिजाओं पर बेटी को कुर्बान कर दिया था। अगले कई दिनों तक अख्तर का दमर साफ रहा था, जैसे किसी ने इससे सोचने लिखने की ताकत छीन ली हो। 2 हफ्ते बाद एक रोज़ फ़ोन की घंटी की, इसी मखसूस टाइम पर जब वो अख्तर को फ़ोन करती थी और वो फ़ोन के करीब ही रहता था। इसने फ़ोन उठाया। मारिया बोल रही थी, मुझे मुआफ़ कर दो अख्तर, मैं मजबूर हूँ। दूर दूर ही थी। तुम चाहो तो मैं घर से भागकर तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने पर तैयार हूँ। ऐसा मत सोचो, मारिया उख्तरा से समझा रहा था। तुम्हारे वालिदैन का हक भी तुम पर वाजिब है। इनकी इताअत करो और मुझे भूल जाओ। ये मुनासिब नहीं कि हम उनको भूल जाएं और खुशियों का रास्ता तलाश करें, इनको रंजीदा करें। भाग जाने से बेहतर है जुदाई का दर्द हमारे दिल में रह जाए। कम अज़ कम तुम्हारे वालिदैन दुनिया वालों के सामने रुस्वा होने से तो बीच रहेंगे। रिश्ता तय होने के 1 माह बाद मारिया की शादी इसके मामूजाद कामरान से हो गई। मारिया निकाह पर राजी ना थी, मगर ज़बरदस्ती उसे मजबूर किया गया था। अपनी माँ की खातिर उसको यह कुर्बानी देनी पड़ी और माँ ने भाई के लिए बेटी की खुशियों का खून कर दिया। इसको उम्मीद थी कि मारिया जैसी अच्छी जीवन साथी पाकर उसका भतीजा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ना हो सका। कामरान को पहले भी दूर विपाता था, अब आए दिन दौरे पड़ने लगे। वो फायर अलग होता गया, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। बीवी को कभी आया कहकर बुलाता भी उम्मी जान और कभी पेपोच। गरज ऐसी निराली बातें करता कि अफसोस होता था उसकी जवानी है। उधर मारिया बेचारी अब जीती थी ना मरती थी कि सारी उम्र उसको एक पागल के साथ गुजारनी थी। कामरान का इलाज और हाथ था, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवा की हमने तो ये सोच कर सब्र कर लिया कि मारिया हमारे नसीब में नहीं थी, लेकिन कुदरत के लिखे को कौन टाल सकता है। कामरान जो पहले थोड़ा साख का हुआ था, अब बिल्कुल ही आपे में ना रहा था। इलाज कराते कामरान को 2 बरस हो गए और ये अरसा बेचारी मारिया ने अंगारों पर लूट कर गुजारा। इस असना में इसके पागल शौहर ने इसे इस कदर परेशान किया कि वो उनकारों पर खुद नीम गिलगिने लगी। एक रोज़ में और अख्तर अपने एक अजीज़ की इयादत को अस्पताल गए तो वहाँ हमारी मुलाकात मार है और उसकी वालिदा से हो गई। हम तो मारिया को देखकर पहचान ही ना सके कि जिसको देखकर गुलाब का फूल भी शहर बहाता था, आज वो मर्जा लग रही थी। इसकी वालिदा ने हमको आवाज़ देकर बुलाया। आज वो बहुत पशेमान थी कि नाहक भाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ऐसा गलत फैसला किया और बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन अब मैं अख्तर इसको क्या कह सकते थे सिवाय इसके कि आंटी आपका कसूर नहीं, जो किस्मत में था वो हो गया। बिलाखिर वो हर्फ मद ज़बान पर ले आए। कहा कि अगर आप चाहें तो अब भी मैं मारिया का रिश्ता आप लोगों को देने को तैयार हूँ। क्यों न कहा, हम अपनी नेकी को ससुराल से ले आए हैं और तलाक करा रहे हैं। अब मजीद ये पागल के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर अख्तर और भी अफसुर्दा हो गया। इसने बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने आंटी से कहा, अब देर हो चुकी है। आंटी, काश ये बात अपने कुछ दिन पहले कही होती।
हम तब भी रिश्ता ले लेते, लेकिन अब तो अख्तर का निकाह मेरी छोटी बहन से हो चुका है। मुफ्ती को 2 हफ्ते रह गए। हम भी मजबूर हो गए हैं। क्या करें, रिश्ते ही ऐसे हैं कि अब तोड़े नहीं जा सकते। यह सुनकर मारिया की उम्मी का चेहरा उतर गया और वो अफसुर्दा होकर चली गई। जाते हुए उन्होंने हमको खुदा हाफिज भी न कहा, शायद अफसुर्दगी में भूल गई थी।